आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, हसीना मान जाएगी, सिंघम, गोलमाल सीरीज जैसी तमाम फिल्मों के पटकथा लेखक यूनुस सेजावल से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया पिछले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में। आज आपको सुनवा रहे हैं उस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तो सुनिए यूनुस सेजावल से यूनुस खान की बातचीत। मुझे ये बताइए कि शुरुआती दौर में तो आपने डेविड धवन के साथ लगातार लिखा और एक के बाद एक फिल्में की। एक खास तरह का उनका जो सिनेमा है उसमें आपकी एकदम महारत हो गई। डेविड धवन से किस तरह की क्रिएटिव बहसें होती थी? अपनी बात मनवा लेना या उनकी बात मान लेना, इस तरह की कोई घटना हमें बताइए, या सेट पर सीन चेंज करने जैसी कोई घटना या किसी एक्टर के साथ? देखिए, डेविड जी का वही है कि आपको कभी पता नहीं कब वो सीन चेंज कर दे। अभी अच्छा। आपको मैं जोड़ी नंबर 1 का क्लाइमैक्स अगर याद हो लोगों को, तो वो पूरा क्लाइमैक्स है कि एक कमोड, एक पॉटी के ऊपर वो बैठे हुए जी। तो क्लाइमैक्स हमारा नॉर्मल एक्शन वाला था, क्योंकि 2 एक्शन हीरो थे, संजय दत्त, गोविंदा। पूरा उस हिसाब से क्लाइमैक्स लिख दिया गया था। अचानक अब दूसरे सीन्स हो रहे हैं और नेक्स्ट डे से क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है। रात को 7:30 बजे इनका फ़ोन आ गया कि भाई यार क्लाइमैक्स जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इतनी बड़ी फिल्म जिसमें 12 एक्टर क्लाइमैक्स में हो और ये और सब लिख चुका, एवरीथिंग डिस्कस्ड है। क्या बोलते, आ जाओ बताता हूँ। घर गए, बोले यार एक क्लाइमैक्स में क्या है, एक्शन तो रेगुलर होता है। तो मैंने सोचा है कि यार एक काम करते, वो बॉम्ब का एक उनके माइंड में था सीक्वेंस कि कमोड के नीचे बॉम्ब है और अगर उठेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर इस पे जो है कैरेक्टर को बिठा दे तो बोले अब ये क्लाइमैक्स ये है, अब ये कमोड जो है म्यूजिकल चेयर होगा, एक उठेगा दूसरा। तो अचानक पहले तो समझ में नहीं आया कि एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स बाथरूम में और कमोड पे। और उस टाइम पे मारधाड़ वाली फिल्में ही बनती थी और संजय दत्त और गोविंदा, मतलब लोगों का भी। डेविड जी ये है बहुत अच्छा, बट ये ओके, मतलब एक्शन फिल्म में। अरे बोलते हैं कि यार, बोलते तुम लोग जो है मेरे पे भरोसा करो और ये कर दो, क्योंकि सब प्रोड्यूसर सबको है ना बाकी के यार ये क्या। और वो जो है तभी 1 घंटे में सब चेंज हो गया, डायलॉग्स वायलॉग्स सब नया लिखा। और वो फिर सेट पे गए, शूट हुआ, जब पिक्चर रिलीज हुई वो पिक्चर का हाईलाइट था। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें है ना, वो स्पर ऑफ द मोमेंट है ना, बहुत चीज़ें। जैसे हम लोग 1 और 1 11 में कर रहे थे, तो सेम उनका क्लाइमैक्स में, उनको बोला क्लाइमैक्स में कुछ मस्ती, तो उसमें एक सीक्वेंस है कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बिजनेस है विलन का। और ये जो है विलन को हैंड ग्रेनेड फेंक के मारने जाते, ग्रेनेड गिर जाता। तो ये ग्रेनेड के साथ फुटबॉल खेल रहे होते और विलन डर रहे होते। तो अगर आप देखो तो ऐसा है ना कि कोई और वो सोचेगा भी नहीं कि 2 हीरो क्लाइमैक्स में ग्रेनेड के साथ फुटबॉल खेल रहे। बट वो डेविड जी का जो है कि स्टाइल है। यूनुस साहब, इस तरह से हमें ये जानने को मिला कि किस तरह से डेविड धवन काम करते हैं और उनका स्टाइल ऑफ सिनेमा किस तरह का है। और यहाँ अपने लिसनर्स को हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जुड़वा 2 आपने उनके साथ की है। इतने बरस बाद फिर उनके साथ काम करके कैसा लगा? नहीं, लास्ट पार्टनर की थी, फिर उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब भी था जी, रास्कल भी था, मतलब 3-4 साल बाद ही जो है ये सिलसिला आया है। बट क्या है, अभी 20 साल से काम करने के बाद ऐसा है कि जब काम करते कभी लगता ही नहीं कि गैप हुआ था क्योंकि इतना एक दूसरे को समझ चुके हैं कि मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको पता है क्या एक्सपेक्ट करना है कि मतलब मेरे से। तो अब वो जो है बहुत इजी हो जाता है और हम लोग जब बैठते हैं तो बहुत सारे सीन्स मतलब ऐसे डिस्कशन में निकल जाते हैं। बिकॉज डेविड जी का भी एक है इमेंस नॉलेज ऑफ सिनेमा, हर हिंदी फिल्म मतलब पूरा नॉलेज है, वो भी साउथ की सारी फिल्में देखते हैं, मतलब ही इज ऑल्सो इंसाइक्लोपीडिया। तो कहीं भी रुकते नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ
जो है रेफरेंस या कुछ मिल ही जाता है। सही है। आज भी अगर उनका कन्विक्शन आप देखिए कि जुड़वा 2 में एक सीन है कि वो विलेन के बेटे की याददाश्त चली गई है, वरुण धवन ने नारियल मारा है और याददाश्त चली। अब ये था कि याददाश्त कैसे आए, तो मैंने डेविड जी को, अब ये सिर्फ वही डायरेक्टर, मतलब जो डेविड जी के कैलिबर का है वही कर सकता है, क्योंकि वो बिलीफ और कन्विक्शन का है कि वरुण धवन एक जगह फुटबॉल मैदान में बैठा है, वहाँ राजपाल को फुटबॉल लग रहा है और वो गुस्से में फुटबॉल को लात मारता है, फुटबॉल ट्रैवल होता है और बीच बीच में जहाँ भी जाता है हर इंसान वो फुटबॉल को लात मार रहा है, फाइनली वही बॉल जाके उस शख्स के सर पे लगता है, वो गिरता है और याददाश्त। तो ये अगर आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि किसी और को जो आज के डायरेक्टर है, अगर मैं सुना, शूटिंग तो दूर की बात है, समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है और ये पर्दे पे कैसे आएगा। क्योंकि हम जो कॉमेडी लिखते मतलब हमको ये भी पता होता है कि पर्दे पे कैसा दिखेगा, पब्लिक का रिएक्शन कैसा। बिल्कुल। बट बहुत से हमारे लोग हैं, उनको वो समझ ही नहीं है कि एक चीज़ पेपर से स्क्रीन पे, मतलब पर्दे पे कैसे दिखेगी और ऑडियंस का क्या रिएक्शन हो रहा होगा। और ये तो अनुभव से ही आता है। अनुभव से आता है। और मैंने जैसे कहा, एक नैक होता है और दूसरी बात है इंजॉय करना खुद। अगर जब तक लिखते हुए मैं नहीं इंजॉय कर रहा हूँ, ये सोचते हुए मैं नहीं इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टर को नहीं कन्विंस कर सकता हूँ और डायरेक्टर शूट करके ऑडियंस को नहीं कर सकता। बहुत सही बात है। यूनुस साहब, बातें डेविड धवन की फिल्मों की हो रही हैं और अब मेरा मन बहुत कर रहा है कि डेविड धवन की फिल्मों का एक मस्ती भरा गाना सुन लिया जाए। बिन पायल के घुंघरू बाजे, बिन बादल के बिजुरिया नाचे। बिन पायल के घुंघरू बाजे, बिन बादल के बिजुरिया नाचे। बिन सावन के बरखा बरसे, बिन गोरी के ये मनवा तरसे। यार चले मधुबन, बिन घोड़ी के दूल्हा है चले, बिन डोली के दुल्हनिया सजे। बिन बाराती तंबू है लगे, बिन पंडित के फेरे है पड़े। ये जोड़ी है नंबर 1। सबदन चंचल चितवन, बहके हैं मन महके हैं तन। ये जोड़ी है नंबर 1। बिन कुर्सी के नेता है खड़े, बिन मुर्गी के अंडे हैं पड़े। बिन पानी के छलके हैं घड़े, बिन गोली के फौजी है लड़े। ये जोड़ी है नंबर 1। बिन पायल के घुंघरू बाजे, बिन बादल के बिजुरिया नाचे। बिन सावन के बरखा बरसे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल आपको रोहित शेट्टी का राइटर कहा जाता है। रोहित से पहली मुलाकात कब और किस तरह से हुई थी और कैसे आपने उनके लिए लिखना शुरू किया? रोहित जी की गोलमाल हिट हुई थी, गोलमाल 1, तो वो नीरज वोरा ने लिखी थी। तो उसके बाद जो है अष्टविनायक जो प्रोड्यूसर्स थे,
वो एक स्टोरी ढूंढ रहे थे रोहित भाई के साथ शुरू करने। तो रोहित भाई तभी संडे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो मेरे पास एक कहानी थी, तो रूमी जाफरी डायलॉग राइटर थे, उन्होंने मुझसे कहा तेरे पास वो कहानी है, चल के उनको क्यों नहीं सुना देता, देख अच्छी लगे तो मैंने गया, मैं प्रोड्यूसर्स को सुनाई, प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छी लगी कहानी। तो बोले अभी वो रोहित आने वाला है, एक बार उनको सुना देना, उनको कैसी लगती है। और ये एक इंडिपेंडेंट कॉमेडी फिल्म थी। तो फिर जैसे रोहित भाई आए, दैट वाज मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ। अच्छा, उससे पहले बातें नहीं हुई? नहीं। कमाल की बात ये, मेरे फादर और उनके फादर फ्रेंड थे। अरे वाह। क्योंकि हमारी टेलरिंग की शॉप में शेट्टी साहब के कपड़े उससे लाते थे वो आके। मेरी और रोहित भाई की कभी मुलाकात नहीं। तो फर्स्ट टाइम जो है वो स्क्रिप्ट उनको नरेट किया, तो जैसे उन्होंने सुने उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर को बोला कि हम ये नॉर्मल स्क्रिप्ट क्यों बनाए, तो इसको गोलमाल का सेकंड पार्ट क्यों नहीं बनाते। क्या बात है। बोले कि ये कैरेक्टर्स ऐसे करते, ये ऐसे करते। हम लोग 4-5 दिन बैठे तो गोलमाल रिटर्न्स की स्क्रिप्ट हो गई, जो कि एक नॉर्मल 4 एक्टर्स के साथ जो है। तो वो हो गई। तो फिर उनके साथ ये एक इंटरेक्शन शुरू हो गया, एक दोस्ती, क्योंकि उनकी भी अगर आप देखो तो एक जर्नी शुरू हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, उनका अपनी तरह का एक सिनेमा है, उनकी अपनी एक पहचान है उस सिनेमा से। फिर उसके बाद अगेन वो गोलमाल रिटर्न्स रिलीज हुई, सुपर हिट हो गई। फिर कि अब क्या करें, तो एक प्ले था, मैंने बहुत पहले वो पढ़ा था, राइट बेड रॉन्ग हस्बैंड, ब्रॉडवे का था। तो वही प्ले पे उनको वो पारितोष पिंटर ने प्ले दिया था फर्स्ट फिल्म। तो मुझे बुला के उन्होंने बोला कि ये प्ले है, पढ़ लो। तो जैसे मैं सुना वाला, रोहित भाई बाय हार्ट है मेरे को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल प्ले पढ़ा। बोले कैसा है, मतलब फैंटास्टिक है, बोले इसके ऊपर हम बना सकते। बोले मुझे लगा कि ठीक है दूसरे राइटर्स है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या होगा। बोले नहीं, आई वॉन्ट यू टू बी इन माई टीम। फिर वो करते करते फिर फाइनली वो हिट हो गई। तो फिर ऐसा करते, ये कौन सी फिल्म थी? ये ऑल द बेस्ट। ओके। तो ऑल द बेस्ट आई, वो हिट हो गई। अब जैसे वो हो गए तो अब करे क्या, बोले गोलमाल 3 करना है। कितना मुश्किल होता है कि एक फिल्म बनी, उसको एक राइटर ने लिखा, उसका एक सीक्वल बना, वो आपने लिखा, अब तीसरा पार्ट बन रहा है। बट उसमें क्या हुआ था सर कि हम लोग के, बिकॉज क्योंकि बहुत एज डिफरेंस, मतलब ऐसा था कि एक टीम, और जब ग्रोइंग में सब थे, डायलॉग राइटर्स थे, साजिद फराद, रोहित भाई, मैं, तो हम लोग का क्या है कि एक उस समय, क्योंकि तब अगर जब रिलेशन बनता है वो बहुत एक दोस्ती और भाईचारा के, क्योंकि डेविड जी को जब मैं मिला था वो पीक पे थे, तो ही वॉज लाइक मेंटोर। बिल्कुल। जबकि वो हंसी मजाक हर चीज, बट वो एक रिस्पेक्ट, हर चीज, मतलब एक दायरा था। रोहित भाई के यहाँ एक अलग था, एक दोस्ती थी, मतलब साथ में रहना, पूरे दिन काम भी कर रहे, हंसी मजाक भी कर रहे, मतलब बहुत मस्तियां करते थे ये। तो वो मस्ती में अच्छी पिक्चरें बनती थी, हिट हो गई दोनों। अब ये हुआ कि करे क्या कि गोलमाल 3 कर रहे हैं, अब आइडिया ढूंढ रहे। अब मैं घर पे हूँ, सुबह 8:30 बजे रोहित भाई का एक दिन फोन आया कि मुझे जो है आइडिया मिल गया गोलमाल 3 का। उन्होंने एक लाइन सुनाई कि एक ही लाइन, हाँ, कि मतलब एक जैसे ना मिठुन जी का कैरेक्टर रत्ना पाठक का, कि 2 ऐसे होंगे, 3 बच्चे इनके और 2 इनके और एक साथ है, बस डन। उधर एक्टर्स को इतना ही, अजय सर सबको सुनाया। तो उन्होंने फोन के ऊपर वो सुनाया, मुझे बहुत एक्साइट किया। मैं बोला सर ये तो परफेक्ट है गोलमाल के लिए। बोले ठीक है, मैं यहाँ एक्टर्स को सुना देता हूँ, ये करेंगे। उन्होंने एक लाइन अजय सर को सुना दी। तो इस तरीके से जो मतलब ये है कि पिक्चर पूरा सेटअप जो है उधर ही तैयार हो गया कि ये तो वो कर दिए। अब आपको स्क्रीन प्ले लिखने में कितना वक्त लगा होगा? सी रोहित भाई के साथ कैसे है सर, मैं रोहित भाई के साथ ही बैठ के स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन 100% है। बिकॉज रोहित भाई ने इतना हिंदी सिनेमा उनको पता है ना, उनको हर फिल्म, हिज एनसाइक्लोपीडिया, हर फिल्म पता है, हर एक। तो ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ यहाँ का मतलब पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड सिनेमा। तो उनके साथ जब बैठ के करते तो पहले तो जब गोलमाल 3 का आइडिया लॉक हो गया, और फिर उसके बाद हम जब बैठे तो आप यकीन मानिए 7 दिन तक पहला सीन नहीं आ रहा था। ओह माय गॉड। तो रोज परेशान आते थे, हम लोग बैठते। और 7 दिन कितने घंटे काम करते थे आप? हम लोग 5-6 घंटे बैठते थे, और कुछ नहीं होता था तो खाना खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, बाहर घूम लिए, पान खा लिए। ये तो कभी कभी एक होता है कि पहले ना क्रिएटिव ब्लॉक आ गया और ये और सब परेशान। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि यार सब्जेक्ट तो, प्लॉट तो सही चुना है, बोले नहीं प्लॉट सही है बट बात नहीं हाँ कि किस तरीके से शुरू। फिर मुझे सिर्फ एक
सीन एक दिन ये आया, मतलब रोहित भाई ये सीन देखो, अगर इससे शुरू करे तो उसके अंदर सीन था कि अजय सर इन लोग को पैसे देने उधारी के, और वो वसूली भाई गुंडा पहुंच गए, तो ये बोलते हैं कि हमारे पास खुद के पैसे है लेकिन एक और गुंडा नहीं दे रहा है, तो आप वो पैसे निकलवा दो, और पुलिस स्टेशन फोन कर देते। तो वो गुंडे को लगता है कि दूसरा गुंडा है और वो धमकी दे रहा है, तो पुलिस वाले आके उसको गुंडे को लेके चले जाए। तो वो एक सीक्वेंस है कि हम ऐसा कुछ एक फनीली शुरू कर, तो वो करते करते फिर वो एक सीन जो मिला ना, तो एक डोर ओपन हो गया। डोर ओपन हो गया, फिर 1 महीने में पूरा स्क्रीन प्ले लॉक हो गया। क्या बात है। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग सिंघम का मैं बताना चाहूंगा कि वो, क्योंकि वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में सिंघम शुरू हुई थी जी। हम लोग ने गोलमाल 3 रिलीज हुई थी, मतलब बहुत बड़ी हिट, ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट थी कि बोल बचन शुरू करेंगे। अभिषेक को स्क्रिप्ट सुना दिए, अजय सर को सुना दिए, स्क्रिप्ट लॉक। अब ये है कि डेट्स वेट्स फाइनल करके शुरू करना है। अचानक एक दिन मुझे रोहित भाई का फोन आता, तो बोले कि कहाँ हो आप? बोले ऑफिस आ जाओ। तो जैसे ऑफिस गया, उन्होंने एक डीवीडी, मतलब वो रीमेक थी सिंघम की, ये देख लो कैसी लगती है। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं घर पे आया, एक्शन फिल्म थी, अच्छी, तो सुपर डुपर रही थी वहां पर भी। तो मेरे को बोले कैसा है? मैं बोला बहुत अच्छी। बोले हिंदी में करना। मैं बोला लेकिन सर अभी तो बोल बचन शुरू होने वाली है यार ये। बोले नहीं, बीच में क्या है, मैं कॉमेडी फिल्म्स करते जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक मैं भी ब्रेक लूँ, ताकि नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैं खुद मोनोटोनस हो जाऊं। और ये आइडिया बड़ा क्लिक है, तो इस पे काम कर दें। अब नॉर्मली जब एक फिल्म आती है तो आप उसकी 1 लाइन लिखते हो बैठ के कि वो ओरिजिनल, तो उसकी मैंने लिखने लगा। जब सेकेंड हाफ आया तो पिक्चर इतनी लंबी थी वहाँ के हिसाब से कि मैं थोड़ा रुक गया। मैंने फ़ोन किया, मतलब रोहित भाई ये पिक्चर ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं इतनी ये नहीं, मैं थक गया हूँ थोड़ा, तो ऐसा नहीं हो हमारी ऑडियंस थक जाए, तो सेकेंड हाफ हमको थोड़ा, तो बोले कि आके बैठ जाते। और बेसिकली मुझे पूछे अच्छा क्या लगा, मतलब सर सबसे बेस्ट है हीरो का कैरेक्टर और वो जो गाँव में लोग उसके साथ है, मतलब वो सादगी। अभी तक वो चीज़ कोई भी कॉफ फिल्म में नहीं आई कि कॉमन लोग। तो फिर उसके बाद लिखना शुरू किए। फर्स्ट हाफ फटाफट हो गया। अब सेकेंड हाफ में करते करते सेकेंड हाफ हो ही नहीं रहा। तो वो एक फिल्म थी जिसका 3 महीना सिर्फ सेकेंड हाफ लिखने। क्या बात है कि क्लाइमेक्स क्या होगा ये, बिकॉज रोहित भाई बहुत क्लियर थे कि यार एकदम अगर एक्शन क्लाइमेक्स डाल दूंगा मेरे लिए बहुत ईजी होगा। बिल्कुल, मैं तो बेस्ट रूटीन हो जाएगा। तो उस साल का मेरे को याद है 31 दिसंबर को हम लोग ऑफिस में कुछ रात के 11:30 बजे तक थे। 1 जनवरी को सुबह 10 बजे से फिर शुरू किसी, हाँ मतलब ये है कि सेकेंड हाफ फिर वो करते करते कहीं जाके जनवरी, अच्छा मार्च से शूटिंग की डेट्स लॉक है एंड कहीं जाके जनवरी एंड में स्क्रीन प्ले लॉक हुआ। फिर 1 महीने में डायलॉग्स हुए और द फिल्म स्टार्टेड। और अजय देवगन सर को सिर्फ वो देखे, अब वो बिलीफ है, वो दोनों की एक दोस्ती है, भरोसा है। उन्होंने सिर्फ थोड़े से वो देखी थी सिंघम बिगनिंग, उनको पता था क्या करना है। और जब फिल्म शुरू होने वाली थी 1 दिन पहले उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी। अरे, और नेक्स्ट डे सेट पे आके सीन था विलन के कन्फ्रंटेशन का और कुछ 2 पेज का सीन था और अजय सर ने 1 टेक में ना पूरा वो सीन दे दिया, मतलब सबने क्लैपिंग मारी। अब क्या बात है। ये एक्टर्स के कैलिबर होते हैं, ये ट्रस्ट होता है। तो इस तरीके से जो है सिंघम शुरू हुई। अच्छा, सिंघम में ये था कि बहुत टाइम बाद एक्शन फिल्म बन रही थी और ये था कि अजय सर भी बहुत टाइम के बाद एक्शन कर रहे थे कि पिक्चर एवरेज भी चले जाए ना, मतलब तो बोल बचन कॉमेडी और ये सब है। बट जब फिल्म लगी तो मतलब फ्राइडे जब फिल्म लगी संडे तक हर जगह सिर्फ सिंघम की बातें होना और चलती चली गई और एक अलग इज्जत दे दी। और मैं बताऊं वो फिल्म एक्चुअली रोहित भाई के भी करियर में एक टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल, एक वो कॉमेडी बना रहे थे और जिस तरह से रोहित शेट्टी का वो जो मुहावरा है उनकी फाइट्स का और उनकी फिल्मों के एक्शन का, जिस तरह से कारों का उड़ना और वो जो हीरो का एकदम लार्जर देन लाइफ निकल के आना। और बड़ा कमाल है कि सुबह मैं सोया था फ्राइडे के दिन, तो मुझे रोहित भाई का फोन आया। तो क्या हुआ, अब पिक्चर लगी है, फोन आता है डायरेक्टर का तो थोड़ा घबरा जाते, भाई क्या बोले आपने पेपर पढ़ा? मैं बहुत घबरा गया। बोला नहीं सर क्या हुआ?
अरे 4 स्टार मिले। तो बोला हाँ सर अच्छी बात नहीं, मतलब पिक्चर ये चलेगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही होता है ना, जब ज्यादा स्टार मिल जाते हैं तो पिक्चर होगा है ना, क्योंकि हमारी पिक्चरों को क्रिटिक्स जो है हमेशा 1-1.5 स्टार देते, 2 स्टार, और पैसे यही पिक्चरें कमाती है, और जिनको स्टार देते हैं वो कंपनियां बंद करती है, जितने कॉर्पोरेट और वो सब बंद करके, तो वो बंद करने वाली फिल्में होती स्टार वाली। तो हम लोग को फर्स्ट टाइम ऐसा, बट पब्लिक ने उसको इतना फिल्म को प्यार दिया है, इतना सराहा है। बिल्कुल, डायलॉग्स उसके आतामाजी सटकली और वो सब, मतलब पता ही नहीं चला ऐसा कि कल्ट फिल्म हो गई। बिल्कुल। और उसके बाद पुलिस में जो इज्जत हुई सर, बिल्कुल आज भी अगर कहीं हो, पुलिस स्टेशन जाओ, फिर रोहित भाई, अजय सर, वो लोग का तो एक अलग नोन फेस है, अजय सर ब्रांड एम्बेसडर है। अब हम लोग तो टेक्नीशियन फेस से कोई नहीं जानता है, बट फिर भी अगर जहाँ भी जाके बोले कि सिंघम के राइटर है, तो पुलिस वाले जो इज्जत और प्यार देते ना, वो इतना अच्छा लगता है ना। और वो बोलते कि आप लोगों ने हमारे को इतनी इज्जत दी फिल्म में, तो इवन दे फील प्राउड ऑफ अस, वी फील प्राउड ऑफ पुलिस। क्या बात तो वो बड़ा अच्छा। जहाँ सिंघम का एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वो जो रोमांटिक गाना है वो सुन ले। साथिया पगले से दिल ने ये क्या किया, चुन लिया तुझको दीवाने ने चुन लिया, दिल तोड़ा रे आसमां में बादलों के संग, ये तो मचल मचल के गा रहा है कहीं से दूर। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरे सुने न जिद तेरा, बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरे सुने न जिद तेरा। अच्छी लगी दिल को मेरे हर तेरी बात रे, साया तेरा बन के चलूं इतना है ख्वाब रे, कान्हे पे सर रख के तेरे कट जाए रात रे, बीते ये दिन थामे तेरा हाथों में हाथ रे, ये क्या हुआ मुझे मेरा कि दिल फिसल फिसल गया, ये क्या हुआ मुझे मेरा जहाँ कदम बदल गया। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने न जिद तेरा, बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने न जिद तेरा। बात रोहित शेट्टी की चल रही है। रोहित शेट्टी अपनी फिल्म मेकिंग में जितने सीरियस हैं, असली जिंदगी में उससे ज्यादा शरारती हैं। बहुत ज्यादा, बस वो ढूंढते ही रहते हैं। क्योंकि इसके देखिए साथ क्या बदमाशी की जाए? बदमाशी, क्योंकि देखिए जिस टाइप का एक देखा, जैसे डेविड जी भी हर वक्त हंसी मजाक, और वो कभी ऐसा नहीं सीरियस, तो शायद इसलिए वो अच्छे कॉमेडी फिल्म बनाते। रोहित भाई का भी ये है कि उनके अंदर एक वो बोलते हैं ना कि वो शरारत छुपी है, वो कॉमेडी छुपी है, इसलिए क्योंकि जब तक आप में ये चीज़ें नहीं हो, आप वो पर्दे पे नहीं ला सकते हो। तो हम लोग तो जब शूटिंग भी होती है तो मौके ढूंढते रहते हैं, किसको किस तरह से प्रैंक किया जाए। प्रैंक किया जाए, मतलब वो लोग हैं उनके बाल के कलर चेंज कर देते हैं। कहीं वो जो आदमी वो बड़ा डरता है भूत से, तो उसके वो पूरा ये कर देते किस तरीके से कोई निकलेगा, कमरों में जाके चीजें चेंज कर देते हैं। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि नॉर्मल, पूरी तैयारी के साथ प्रैंक होता है। होटल रूम होंगे तो उसकी मास्टर की लेके कि रात में आदमी सो रहा हो तो अंदर जो एंटर होते, मतलब ऐसी शरारतें होती है। आपके साथ उन्होंने कोई शरारत की है? नहीं, मैं तो समझ के गया था ना, जो नहीं जिनको पता है ना, मुझे पूरा वो माहौल पता था, तो मेरे साथ ये नहीं, बट मैं पार्ट
ऑफ द गैंग शरारतों जो का हिस्सा आप भी होते हैं, क्योंकि बड़ा मजा आता है जी। जो नए एक्टर्स आते हैं बड़ा एक्साइटमेंट होता है उनको हमारी उसमें काम करने का कि ये यूनिट में। फिर जब प्रैंक होता है तो फिर पता चलता है कि उनका वेलकम हो चुका है। क्या बात है। रोशन है ये जमीन आसमान सब इश्क के दम से, ढलते हैं दिन रात इश्क के ही दम से। खुशियों के बेशुमार बेहिसाब से सिक्के खनके, दिल की अब हर मुराद इश्क के ही दम से। तू है मेरा खुदा अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाएगा। मौला मौला रे शुक्र तेरा मौला रे, तू मरहुमा है मेरा। हो मौला मौला रे शुक्र तेरा मौला रे, तू मरहुमा है मेरा। संग जो है तू चला, अब तेरे सारे ही हम हैं मेरे, अब मेरी खुशियाँ तेरी हैं सदा। तू है मेरा खुदा अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाएगा। मौला मौला रे शुक्र तेरा मौला रे, आपने एक तरफ जहां अजय देवगन के लिए लिखा है, गोविंदा के लिए लिखा है, सलमान और शाहरुख के लिए भी लिखा है और अब वरुण धवन के लिए लिखा है। एक्टर्स के बदलते हुए इस दौर में एक राइटर के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है, जबकि एक्टर की अपनी एक खास पहचान बन चुकी होती है। देखिए क्या है, आज आप अगर एक्टर देखिए, जैसे अजय सर का हमको पता है, हम जितना भी करें उनको प्रेजेंट करना है वैसे ही, और आपके इतना काम करने के बाद आपको हर एक्टर का एक स्ट्रांग पॉइंट पता है, तो आप उसी हिसाब से लिखते हो। जैसे शाहरुख सर का आप लिखे तो आपको पता है कि उनके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, तो जो भी जब आप लिखते हो आप उस हिसाब से लिखो तो हमेशा बेटर होता है। तो वरुण को तो बचपन से उसको देखा इंटरेक्शन, तो वो भी ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कोई नया एक्टर था, बिल्कुल, बिकॉज घर पे आना जाना था, तो जब स्कूल से आता था मतलब तब से उसको देखा हुआ है, तो वी नो। और फिर ओके ये क्या है, बचपन से पता था एक्टर। एक कमाल किस्सा है उसका कि वो डू नॉट डिस्टर्ब फिल्म हम लोग कर रहे थे, उसमें असिस्टेंट था वो, तो वहाँ से उसको फिल्म लाइन में ज्वाइन करना था। हम लोग हमेशा उसको हीरो, अच्छा बड़ा देख के लगता था ये जो है हीरो बनेगा, अच्छी पर्सनालिटी थी, फोकस था, डांस वांस बहुत अच्छा करता था। और जब रास्कल फिल्म लगी तो मैं चंदन सिनेमा में फिल्म देखने गया, तो जैसे गया देखा वरुण भी आ रहा है और टिकट काउंटर से टिकट ले रहा है, और तब तक उसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म साइन की थी। तो मैं जैसे उसको देखा मैं एक ही बोला, मतलब वरुण ये तेरे लास्ट कुछ महीने कि तो ऐसा वॉक इन करके ना काउंटर से टिकट बोला, इसके बाद लोग तेरी फिल्म लेंगे और तू जो है कभी ऐसे जाके है ना, मतलब ये सब चीजें है ना अब ये नहीं कर सकेगा। अब जो ऊपर जाके तो पॉपकॉर्न समोसे और ये सब है ना जाके आराम से, बोला उसके बाद जो है ये सब चीजें है ना स्टारडम मिलेगी, छोटी छोटी चीजें अभी तेरे से छिन जाएगी, बस लास्ट है ये, एंजॉय कर ले जितना करना। क्या बात है, प्यारी बात बोली आपने, और वही हुआ। वही हुआ। कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा वरुण के लिए लिखना, डेविड धवन के साथ इतना सारा अरसा हो गया और अब
एक फादर डायरेक्टेड सन के लिए फिल्म। डेविड जी के साथ एक क्या है, एक सिर्फ राइटर डायरेक्टर नहीं, एक फैमिली जैसा रिश्ता हो गया। तो जब वरुण भी इंडस्ट्री में आया तो हमेशा दिल से ये था कि हमारा जो है बच्चा है को सक्सेस मिलना ही चाहिए। दिलवाले में भी बड़ा ये था जब शाहरुख सर के साथ वरुण को, मतलब यही था कि उसको भी, वरुण को एक बड़ा एक्सपोजर मिले, क्योंकि जब बड़े एक्टर के साथ काम करते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। जब जुड़वा के लिए स्क्रिप्टिंग शुरू हुई तो एक तो वरुण ही है आज की डेट में जो जुड़वा कर सकता है, बिकॉज बाकी जैसे रणवीर सिंह ही कैन डू, और कोई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, कोई नहीं, बिकॉज जो भी करेगा एफर्ट करेगा। वरुण एटीज करता है, बिकॉज अगेन आपको मैं बताऊं, वो बचपन से हिंदी सिनेमा देखा है, अपने फादर का सिनेमा देखा है, तो उसका बिलीफ है वो सिनेमा में। और ये फिल्में वही कर सकते सर जिनका खुद के बिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वरुण का अपना इसके अंदर बिलीफ था। और दूसरा ये था कि वरुण ने आज तक कॉमेडी की, गाने बहुत अच्छे गाए, ये था कि साथ में एक एक्शन इमेज भी, तो बिकॉज एक उनके साथ वो रिश्ता है, डेविड जी के साथ भी एक रिलेशन है, तो ये था कि नहीं वरुण को अब कैसे पैकेजिंग करें। तो लास्ट फिल्म में तेरा हीरो बदल चुका है, नया दौर है, हीरो भी नया है और कमर्शियल फिल्म है, तो उसको किस तरीके से ये करे जब कल को, क्योंकि वही फिल्म कर रहे हैं कि ये भी नहीं हो कि एकदम कंपैरिजन में वो आ जाए। तो एक वो था कि इसको जो है एक एक्शन इमेज में, बिकॉज एक हीरोइज्म में लाना बहुत ज़रूरी था ये फिल्म में, तो उसके अंदर इसलिए आप देखो तो बहुत टाइम के बाद डेविड जी की फिल्म जिसके अंदर एक्शन ज़्यादा, तो ये बहुत ऐसा है ना कि उसको ध्यान में रख के उस हिसाब से उसकी ऑडियंस जो है, आप देखो यंगस्टर्स है, बच्चे, तो किस तरीके से जो है कॉलेज, कलर्स, रोमांस, बिकॉज पुरानी जुड़वा में बहुत विलन्स के साथ और ये सब, आज वो नहीं वर्क करेगा। तो ये था कि भाई हमको एक वरुण को किस तरीके से मार्केटिंग कर रही उसकी, तो ये बिकॉज जानते थे वरुण के साथ काफ़ी इंटरेक्शन, मतलब ऐसे भी जब घर जाओ मिले बैठे बात, तो वो चीज़ें काफ़ी जब आप बैठते हो एक्टर्स के साथ, जैसे आज अजय सर को इतना जान गए, तो वी नो इज प्लस हिज माइंड, तो जो चीज़ें हैं वो बड़ा एक बोले ना कस्टम मेड चीज़ें होती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ एक्टर के लिए लिखा जाता है। हाँ, और इनके साथ इतना काम करके अभी हम इतना जान चुके, तो एग्जैक्टली वी नो हाउ टू राइट। शायद नया कोई हो तो थोड़ा ये हो कि किस तरीके से क्या है, बट सर्टेन एक्टर्स है उनके लिए तो हम लोग आग बंद करके वी कैन राइट फॉर देम। बिल्कुल, तो वरुण के नाम एक गाना हो जाए यहाँ पर सर, जुड़वा टू पे जरूर। तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा, सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा, और एक बार से दिल नहीं भरता, मुझे देख मुझे दोबारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, अरे टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12, और खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9 तो 11, टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, अरे आग लगा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा, चलती है क्या। यूनुस साहब, अभी हमने वरुण की बातें की और बातें ये हुई कि बदलते वक्त के साथ कैसे सिनेमा बदलता चला जा रहा है। एक बहुत जरूरी सवाल, फिर और चीजें आएंगी। शाहरुख के लिए आपने कई फिल्में कर ली हैं, अब उनसे जुड़ी हुई यादगार बातें और उनके लिए लिखने के चैलेंजेस। नहीं, उनका मैं आपको चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि पिक्चर शुरू कैसे हुए। जी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि शाहरुख सर आफ्टर गोलमाल 3 रोहित भाई के साथ एक फिल्म करना चाहते थे, तो हमारे पास थे अंगूर के राइट संजीव कुमार जी की, मतलब ये हो गया था कि अंगूर का रीमेक होगा, उस हिसाब से हम लोग ने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया। जी, हमारे पास एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई थी विद डायलॉग्स चेन्नई एक्सप्रेस। ये आपने किसी एक्टर को सोच के नहीं लिखी थी? नहीं, 1-2 एक्टर्स के साथ होने वाली थी, और फिर मतलब ये था ना कि होते होते चीज़ें रह गई, तो वो ऐसे पड़ी थी। और अब ये था कि अंगूर फिल्म शाहरुख सर के साथ शुरू करनी है, और पूरा अब ऑफिस से निकले उस दिन के जाके अभी जो है
ये स्क्रिप्ट सुनानी है। फिर सडनली एक रियलाइज हुआ कि शाहरुख सर और रोहित भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उस हिसाब से अंगूर थोड़ी, अगर ग्रेंजर वाइज देखे फिल्म बहुत अच्छी थी, बट एक ग्रेंजर वाइज मतलब वो लेवल पे ओपन नहीं जो रोहित भाई की होती थी ना, कि उसमें थोड़ा एक्शन का भी चांस कम और ये करेगा। तो ये था कि चलो यार क्यों ना चेन्नई एक्सप्रेस सुना दे, क्योंकि वो उसमें जर्म थे कि ये जो है बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है। ये चेन्नई एक्सप्रेस ओरिजिनल फिल्म थी या आप लोगों ने राइट्स लिए? उधर एक राइटर थे साउथ के सुभाष जी करके, उनके पास एक स्टोरी आइडिया था, तो वो आइडिया जो है उन्होंने सुनाया था, आइडिया बहुत अच्छा लगा था, तो अब वो उस आइडिया पे पूरा स्क्रीन प्ले बना था। जी जी। तो फिर उस हिसाब से डायलॉग्स रेडी थे। तो अब ये जो है शाहरुख सर को पता ही नहीं कि रोहित भाई को ये कि मैं चेन्नई एक्सप्रेस करूं, तो जब बोले चलो यार चल के ये सुनाते, तो अंगूर का बाद में कर लेते, एक बार उनसे डिस्कस कर लेते। तो हम लोग मन्नत पहुंचे, सब नरेशन शुरू। अब वो शाह सर आए ये सोच के कि अंगूर का नरेशन है, तो रोहित भाई ने बोला देखो वो चीज़ तो है, वर्क कर रहे हैं, एक हमारे पास है, आप एक काम कीजिए, आप सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ मैं पिक्चर को बहुत बड़े स्केल पे कर सकता हूँ, और हम लोग दोनों जब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फिल्म भी कुछ ऐसा हो कि एक स्केल बहुत बड़ा हो। तो शाह सर ने बोला ठीक है सुनो, तो उसका नरेशन शुरू, जैसे नरेशन खत्म हुआ उठे हाथ मिलाए, कब शुरू करना है ये। तो कभी कभी एक पिक्चर की अपनी कुंडली होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि अंगूर बनाने गए थे और फिर ये जो है चेन्नई एक्सप्रेस, और उनका कुछ ऐसा नहीं कि ये चेंज कर दो वो कर दो, उनका भी ब्लाइंड ट्रस्ट, क्योंकि और जबकि पहली बार रोहित भाई के साथ काम कर रहे थे, ब्लाइंड ट्रस्ट पे, और उनका पैशन बहुत है। शाह सर का तो कमाल है, बिल्कुल। आज जैसे दीपिका पादुकोण को फर्स्ट टाइम एक उस टाइप का रोल मिला था, एक्सेंट और ये, बट हर सिटिंग में जब उसकी वर्कशॉप भी होती थी शाहरुख सर बैठते ही थे क्यों देने के लिए। तो आज नो डाउट दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा काम किया है, बेहतरीन, बट ऐसा को एक्टर भी मिलना बहुत जरूरी होता है दूसरे को, क्योंकि इतने शॉट के बाद भी क्यूज देना, वेट करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, रेसल्स करना उतनी। और वो अंगूर फिर रह गई तो नहीं, आज भी वो स्क्रिप्ट है, अब वो फिर शुरू कर देंगे। एक क्या होता है सर, मैं वही देखा इतने सालों से कि हर फिल्म की एक कुंडली होती है, वो जब उसका टाइम होता है, राइट टाइम होता है, तो वो राइट टाइम पे ही शुरू। Don't underestimate the power of a common man. You are a हलवा वाला? हाँ, मैं हलवाई। Don't underestimate the power of a common man. हलवाई। Don't underestimate the power of a हलवाई। Don't underestimate the common of a power man. I mean power of a common man. अब हम लोग गोलमाल अगेन की बात करूं तो बहुत टाइम से रोहित भाई को एक था हॉरर कॉमेडी करना है। ये हम लोग कुछ 5 साल पहले से, गोलमाल 3 भी पहले ये सोचे थे हॉरर कॉमेडी, हमने वर्क भी की थी, बट तभी नहीं हुआ, तो अलग सब्जेक्ट और ये शुरू कर दिए, तब से दिमाग में था। अब जब बैठे तो वो चीज़ क्रैक हो गई। 5 साल पहले बैठे थे तो नहीं हुई, बात नहीं बन रही थी। तो वही यहाँ भी हर पिक्चर के एक अपना वक्त होता है, उस वक्त पे आ जाए तो हर चीज उसके साथ सही होता है। और दिल वाले से जुड़ी यादें शाहरुख के साथ? सर दिल वाले का तो मतलब उस फिल्म में सबसे जो मजा आया देखने के लिए, शाहरुख सर और काजोल मैम का केमिस्ट्री ऑन सेट्स टुगेदर। मतलब आप कैमरा छोड़ दो बस स्टार्ट करके, उनके पास अगर डायलॉग्स भी नहीं हो, ये वो साइलेंटली भी अगर 10 मिनट परफॉर्म करे तो आदमी जो है मतलब भूल जाता है सब कुछ। क्या बात है। क्योंकि वो दिलवाले में ऐसे कुछ सीन्स के डायरेक्टर को भी कट करने के लिए ना बड़ा ही जिस तरीके से परफॉर्म कर दे, तो वो तो मतलब कमाल केमिस्ट्री। एंड इतना अच्छा लगा कि ये 2 ग्रेट एक्टर को काम करने मिला उनके साथ, मतलब उनको काम करता हुआ देखने मिला, वो अपने आप में जो है एक कमाल चीज। क्या बात है। यहाँ गाना सुनते हैं इसी फिल्म का, गेरवा। जरूर। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ।
दिल से ये दुआ, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ, रंग दे तुम मोहे गेरुआ। निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम मोहे गेरुआ। यूनुस साहब, बातें ना अलग अलग फिल्मों से होते हुए यहाँ तक पहुंच गई। हमने शाहरुख की बातें की, वरुण की, डेविड धवन की, रोहित शेट्टी की, सलमान खान के बारे में बताइए। सलमान खान के साथ पार्टनर की थी मैंने, फिर जब उससे पहले की फिल्में की थी तो तब वो लेवल पे बात नहीं स्टारडम नहीं थी उनकी। बट एक यही था कि डेविड जी और उनके अगर आप देखो तो बहुत एक कमाल फ्रेंडशिप थी, क्योंकि सलमान सर ऐसा है कि या तो लोगों को पसंद करते या नहीं करते, बहुत स्ट्रेट मामला है। स्ट्रेट मामला। तो डेविड जी के साथ उनका ऐसा था, अगेन उनका जो है फेथ, ट्रस्ट और उसी पे सब कुछ चलता था। और वो हमेशा अगर आप देखो तो हमेशा उनको सपोर्ट ही किए डेविड जी को, जब भी ऐसा है। उनके एक अलग ही दोनों का रिलेशन है, और कॉमेडी का उनका अपना एक तरीका, एक अपना स्टाइल है। सुपरस्टार बोलते हैं ना, वो एक अलग ही उनका रहता है, उनको डिफाइन करना मुश्किल रहता, क्योंकि जो सीन होते हैं वो कभी लिखा हुआ नहीं, वो ऑलमोस्ट अगर देखो वो अपने ही स्टाइल में करते हैं। और फिर जब आप उनको करता हुआ देखते हैं तो सीन ही आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो गया। आँखें प्यारी हैं, बातें प्यारी हैं, आँखें प्यारी हैं, बातें प्यारी हैं, पर सबसे प्यारा तेरा दिल है जो मेरे सीने में धड़कता है, धड़कता है। आँखें प्यारी हैं, बातें प्यारी हैं, पर सबसे प्यारा तेरा दिल है जो मेरे सीने में धड़कता है, धड़कता है। मौका भी है, मौसम भी है अरमान मस्ती भरे। होता है जो हो जाने दो, है ये हालात बदले हुए। ओ मौका भी है, मौसम भी है अरमान मस्ती भरे। होता है जो हो जाने दो, है ये हालात बदले हुए। तड़पता है मन मेरा, मचलता है तन मेरा, तड़पता है मन मेरा, मचलता है तन मेरा। ओ तेरे प्यार का एक शोला है जो मेरे सीने में भड़कता है, भड़कता है। मुश्किल बड़ा कहना है ये, मेरी सांसों में तूफान है। रोको नहीं कह दो सनम, तुझ पे कुर्बान ये जान है।
गुजारा, मेरे दिल का तू सहारा, नहीं तुम बिन अब गुजारा, मेरे दिल का तू सहारा। तेरे प्यार का एक सावन है जो मेरे सीने में बरसता है, बरसता है। कितना सेटिस्फाइंग होता है एक राइटर के लिए कि उसको इतने एबल एक्टर मिले जो अपने रोल में इतने गहरे उतर जाएं कि लिखे हुए से पार पहुंच जाए। नहीं, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। देखिए क्या है कि पहले जब शुरू की तो हमको गोविंदा सर मिले। गोविंदा सर ऐसे कि मैंने शाहरुख सर को भी ये बात बोली थी कि उनसे बेस्ट एक्टर हमारे इंडस्ट्री में नहीं। मैं बोला वो अल्टीमेट है, उसके बाद सब, क्योंकि हर आदमी अपने एक जॉनर में ये है। बिल्कुल। बोला उनका जॉनर ही नहीं। आप इमोशन करवा लो, आप कॉमेडी करवा लो, आप फाइट करवा लो, आप डांस करवा लो, आप बिना पेपर के मतलब बिना डायलॉग के सीन करवा लो, बिना डायलॉग के सीन आप सिर्फ सिचुएशन दे दो तो कर लेंगे। कर लेंगे। मतलब सुपरली गॉड गिफ्टेड। और कॉमेडी में सर उनके जैसा कोई नहीं अभी तो, बिल्कुल। जितना भी ना कोई नहीं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने महमूद भाईजान को पी लिया था। तो कहाँ कितना स्ट्रेस देना है, कहाँ मतलब पंच छोड़ने, उनसे अच्छा कोई नहीं जान। तो वो एक फॉर्चुनेट थे कि गोविंदा सर थे। शाहरुख सर का तो उनका एक अपना स्टाइल है, इतनी रेसल्स करते, मतलब वो आज भी इतना हार्ड वर्क करते हैं ना, ऐसा देख के ऐसा लगता है हाँ ये इनकी पहली या दूसरी फिल्म होगी। तो अगर आप देखो तो वो उनमें वो कैपेबिलिटी वो अपनी तरफ से एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। अजय सर है, उनका एक अपना स्टाइल है, इंटेंसिटी। अच्छा, उनका कॉमेडी भी बड़ा पोकर फेस करते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। वरुण जो है उसने एक कमर्शियल सिनेमा का उसमें नैक है। जब मैंने जुड़वा 2 का गाना देखा था रशेस गणपति के, तो मैंने फ़ोन करके एक ही बोला था वरुण को, बोला वरुण यूर आज की जनरेशन में बिगेस्ट कमर्शियल स्टार, कमर्शियल फिल्म करो, ये आपको अलग लेवल पे लेके चले जाएगी। बहुत सही है। क्योंकि एक क्या होता है सर, कमर्शियल सिनेमा करते हुए हीरो इंडियरिंग लगना चाहिए। एक होता है कि एफर्ट करने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ वो लगे तो आपको अच्छा नहीं लगता। एक होता है जब वो ये चीज़ें कर रहा है आपको देखते हुए अच्छा लग रहा है, मतलब उसमें वो नैक है, तो वो करते हुए बड़ा अच्छा, वो डांस करते हुए इतना अच्छा, वो एक्शन करते हुए अच्छा। तो मैं बोला यू आर अ कंप्लीट कमर्शियल एक्टर। तो हर साल 2 साल में ऐसे फिल्में करा करो जो हमारी भाषा में बोलते हैं ना मसाला। बिल्कुल। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि जितने एक्टर्स मिले सब बहुत अच्छे मिले। यूनुस साहब, यहाँ एक गाना सुन लिया जाए। मेरी नई फिल्म का ही सुन लेते, गोलमाल अगेन का टाइटल ट्रैक ही सुन लेते। सुनते हैं ये गाना। हेलो हाय नमस्ते सलामा, आ गए फिर से करने हंगामा, बोरिंग लम्हों को कर दे गुलाबी, जश्न रुकने न देंगे जरा भी। अपना फेमस है याद आना, अपने संग तू भी आ जाना, छोड़ दुनिया से शर्माना, जोरों जोरों से तू चिल्लाना। Goldman, everything's gonna be Goldman, Goldman, everything's gonna be Goldman. यूनुस साहब, इतने साल फिल्में लिखते हुए हो गए और ये जो स्क्रीन प्ले है ये कितने ही लोगों के लिए एक अबूझ पहेली है। ये एक ऐसा ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना, जिसे अपने वश में करना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। आपकी एक बड़ी फिल्मोग्राफी है जिसमें एक के बाद एक हिट फिल्में आती हैं। कोई फॉर्मूला, कोई समीकरण, कोई गणित है स्क्रीन प्ले का जिसे डिफाइन किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके? देखिए, गणित तो कोई नहीं है। एक यही है कि हमने भी सीख के मतलब फिल्में देख के चीज़ें सीखी है। तो मैं जो भी लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं उनसे एक ही कहता हूँ कि बहुत फिल्में देखो, हर डायरेक्टर की देखो, हर एक का एक अपना स्टाइल होता है। और उसके बाद जो है कि आप जब फिल्में देखोगे और उसके बाद जब आप लिखना शुरू करोगे तो फिर स्क्रीन प्ले क्या
अब तक नॉर्मल लोगों को एक समझ में भी नहीं आता व्हाट इज स्क्रीन प्ले। तो उनको ऐसा लगता है कि आप करते क्या हो इतने एक लेमैन के लिए। तो मैं उनको वही बताता हूँ कि जो एक पेज की कहानी है उसको 70 सीन में जो आप बांटते हो और वो लिखते हो कैरेक्टर, दैट इज स्क्रीन प्ले। तो यही है कि ये भी एक रियाज है बिल्कुल कि आप फिल्में देखें। और मेरा हमेशा रहता है जब मैं फिल्म लिखता हूँ तो जब स्क्रीन प्ले मतलब हम जैसे अगर 10 सीन एक दिन में या 5 सीन पॉइंटर्स के हिसाब से लिखते 1 2 3 4 नंबर देके कि हीरो आया, हीरो का इंट्रोडक्शन हुआ, हीरोइन से मिला, मैं 2 किताबें लेके जाता हूँ डायरीज। तो फर्स्ट डे जो है इसके अंदर लिखता हूँ एक डायरी में लाइक डायरी ए, दूसरे दिन जाता हूँ वापस से डायरी बी में वो शुरू करता हूँ लिखना, तीसरे दिन वापस डायरी ए में जो काम हुआ। क्योंकि आप जितना स्क्रीन प्ले रोज पेपर पे अपने हाथों से लिखते रहोगे उतना आपको एक उसका फ्लो पता चलता है। गजब, मतलब आप इतना सारा रोज लिखते हैं फिर तो बढ़ता चला जाता है वो? हाँ, तो वो करते जाता हूँ। तो मेरे पास एक बेड है जो पूरा भरा हुआ है सिर्फ स्क्रिप्ट और इनसे, क्योंकि आप जब तक रोज नहीं लिखोगे एक जो कहानियां, आपको उसके अंदर ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ अटक रही है, इसका स्मूथनेस कहाँ रुक रहा है। यहाँ आपको जब लिख रहे हो तभी ऐसा लग रहा है नहीं ये इधर ड्रॉप आ रहा है, तो आप उसको चीज़ों को निकाल सकोगे। क्योंकि पढ़ने से उतना नहीं होता जितना लिखने से है। तो मैं हमेशा जैसे अगर मेरे 35 सीन्स फर्स्ट हाफ में, 35 सीन सेकेंड हाफ में, तो फिर जब वो फिल्म में काम चलता है वो रोज़ मैं 1 लाइन है ना बैठ के अपने हाथों से लिखता हूँ रोज़। तो फिर एक मुझे वो पता चलता है कि ड्रॉप कहाँ है, फिर ये भी है कि कनेक्टिविटी कितनी मिस हो रही है या कनेक्टिविटी कितनी है। फिर जिस दिन मुझे ऐसा लगता है वो 70 सीन मैंने स्मूथली 1 लाइन में लिखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, वेल कनेक्टेड लग रहा है, कोई भी सीन बोर नहीं, तब जाके ये हो जाता है कि अब चीज़ लॉक हो गई है, अब डिटेलिंग करके डायलॉग राइटर को दे दो। क्या बात है। और डायलॉग राइटर को आपके स्क्रीन प्ले से काफी सारी बुनियाद मिल जाती है और उस पर वो आगे बढ़ता है। क्योंकि क्या है, जब भी आप स्क्रीन प्ले किसी को देते हो तब ऑलमोस्ट एक वर्किंग डायलॉग्स लिख के देते हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है उनको एक गाइडलाइन देना कि सामने वाला क्या बोल रहा है और आप कितना कंटेंट देना चाहते हो सीन में। तो उस हिसाब से जो है एक वर्किंग डायलॉग्स आप लिख के देते हो। ये तो काफी मेहनत का काम लग रहा है। मतलब जिस डिटेल में आपने बताया, मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को ये समझ में आया होगा कि एक फिल्म लेखक, खासतौर पर स्क्रीन प्ले राइटर, और जो आपने अंदाज बताया कि शुरू से दोबारा पूरा लिखना है, ये तो बड़ी मशक्कत का काम है, इतनी देर तक बैठे रहने का। उसी के बाद पिक्चर हिट होती है। जो लोग ये चीज से कतराते तो फिर, क्योंकि देखिए आप काम से बेईमानी नहीं कर सकते। आज अगर इतनी फिल्में, मतलब 42 फिल्म्स मेरी ये जुड़वाती रिलीज्ड, बहुत सी पिक्चर शुरू हुई, कुछ बंद हुई है, उसके अंदर बहुत हिट्स भी है। तो ये मेहनत से ही होता है, उसमें शॉर्टकट तो होता नहीं है। और दूसरी बात है पैशन। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि ये लाइन में वो ही आए जिसमें एक पागलपन हो, एक पैशन हो। सिर्फ ग्लैमर देख के आने का इसमें कोई मतलब नहीं। जब इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से लिखी फिल्म उतने मनमाफिक काम नहीं कर पाती है, एक स्क्रीन प्ले राइटर के लिए वो वीकेंड कितने अफसोस का होता है? नहीं, वो वीकेंड यही होता है कि एनालिसिस का होता है कि हमने कहाँ गलती की। दिख जाती है? हाँ, वो तो पता चल जाता है। देखिए इधर एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि सक्सेस से ज़्यादा या फेलियर के लिए तैयार होना चाहिए। तो अगर आपको सक्सेस मिली, क्योंकि एक जर्नी होती है। देखिए हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, जो लोग भी फिल्म शुरू करते, हर इंसान हिट फिल्म सोच के शुरू, और ऐसा नहीं कि एक ही बंदा वो लिख रहा है और अचानक बाहर आके लोगों को पता चलता है अरे ये वर्क नहीं। एक आइडिया राइटर ने दिया, डायरेक्टर को पसंद आया, फिर राइटर डायरेक्टर बैठ के वो पूरा वर्क करते, स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर को सुनाते, फिर वहाँ से एक्टर को सुनाते। तो अब हर स्टेज पे देखो लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक पूरा ग्रुप होता है, एक पूरी टीम होती है। उसके बाद सेट पे शूटिंग पे पूरा ग्रुप होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो हर एक को वो स्टेज पे मतलब एक पता होता है कि जो इनिशियल ये होता है कि जब एक्टर्स मतलब कम से कम एक 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब तक सबको ये लगता है कि पिक्चर हिट है। फिर एक जर्नी शुरू होती है स्क्रिप्टिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये जर्नी होती है, कभी कभी चीज़ें वर्क करती है, कभी थोड़े वो जर्नी में जो सोच के सफ़र शुरू किया है वो एकदम ही अलग हो जाता है जी। क्योंकि कोई बंदा ये सोच के नहीं कि मुझे नहीं चलने वाली। हर इंसान को आइडिया एक्साइट करता है जिस पे वो फिल्म बना रहा है, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, बट कभी वो जर्नी जैसे हम सोचते वैसे नहीं होती है। वो हमारे साथ भी हुई, सबके साथ होती है। तो अल्टीमेटली इट्स जर्नी, और ये नहीं है कि बस वो चीज़ें जो है
ख़त्म हो गई कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, एस्टैब्लिश उनके नहीं चलते। तो इस तरीके से सिनेमा भी है कि एक चीज़ नहीं, आप वो गलतियों से सीखो और ये सोचो कि अगली बार हम इसको कैसे बेटर कर सकते। जी यूनुस साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें लगता है कि बहुत सारी बातें तो हुई और बहुत सारी बातें छूट गई। वो बातचीत बहुत अच्छी होती है जिसमें आगे बातचीत की गुंजाइश बनी रहे। तो आगे फिर मुलाकात होगी और फिर कभी और तफसील से बातें की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, भरे बाजार में दिल तोड़ गई जालिमा। आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा। चाहने वाले तेरे जितने हजार जन्म, बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम। ये ज़माना है बेवफा, ये ज़माना है बेवफा, मिले मुश्किल से वफादार कोई बालमा। तो दोस्तों, ये था आज के मेहमान कार्यक्रम। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने पटकथा लेखक यूनुस सेजावल से यूनुस खान की बातचीत। आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। आज के मेहमान।